चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर थर्ड में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं जिसको डायरेक्ट टैक्स पे लिया जाता है। टोटल हमने 5 टाइप्स ऑफ इनकम देखा था, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कि टोटल 5 टाइप्स ऑफ इनकम है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिसमें हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का तो पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के कि कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कब बोलेंगे, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जिसमें कि पहला कंडीशन था कि देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, की कैपिटल एसेट होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन था कि कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। ठीक है, मतलब वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होना चाहिए कोई भी तरीके से। नॉर्मली सेल के तरीके से होता है कि एक इंसान अपना प्रॉपर्टी सेल कर देता है किसी और को। फिर हमने देखा था कि कैपिटल एसेट मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एसेट मतलब एवरी काइंड ऑफ एसेट, चाहे मूवेबल एसेट हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो। लेकिन 5 ऐसे एसेट थे जिसको हमने बोला था कि वो कैपिटल एसेट नहीं है। जिसमें था पहला मूवेबल पर्सनल एसेट, सेकंड था आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, थर्ड था आपका स्टॉक इन ट्रेड, फिर था गोल्ड बॉन्ड, एंड लास्ट में था स्पेशल बेरर बॉन्ड। तो मैंने बताया था कि ये सब एसेट है, लेकिन ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। तो कोई अगर ये सब चीजों को ट्रांसफर भी करेगा, गोल्ड बॉन्ड को, स्पेशल बेरर बॉन्ड को, तो जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो वहां पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि मूवेबल पर्सनल एसेट में कुछ ऐसे एसेट हैं कि जिसको कैपिटल एसेट भी बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी था, या फिर पेंटिंग, स्कल्पचर, या फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। तो ये सब कुछ ऐसे चीजें थे कि जिसको हम क्या, तो जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मूवेबल पर्सनल एसेट है, लेकिन फिर भी उसको कैपिटल एसेट बोला गया है। फिर हमने देखा था ट्रांसफर करने का तरीका, तो हमने देखा था किससे, कि एक तरीका होता है ट्रांसफर करने का किससे, कि एक इंडिविजुअल ने अपना कैपिटल एसेट किसी और को सेल कर दिया और उसके बदले पैसा ले लिया। तो सेल के केस में जब पैसा लिया जाता है तो उसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और सेल के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन की कितने टाइप के कैपिटल गेन है, तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, अगर कोई भी एसेट हमने खरीदा और उसको 3 साल के अंदर अगर सेल कर दिया तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, कि कोई भी एसेट अगर हमने खरीदा और उसको अगर आफ्टर 3 ईयर अगर हम सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन बताया था कि 4 ऐसे एसेट हैं कि जो 1 साल के बाद ही ट्रांसफर होगा तो निकालेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल के अंदर होगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये चारों है क्या, तो एक था आपका कि शेयर्स ऑफ द कंपनी, सेकंड था सिक्योरिटी रजिस्टर एंड द स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद था यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड, एंड चौथा था जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये चारों केस में मैंने आपको बताया था कि टाइम लिमिट खाली 1 ईयर का होता है, कि 1 ईयर के अंदर अगर ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 ईयर के बाद ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हमने स्टेटमेंट देखा था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले क्या लिया जाता था, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें से लेस कर रहे थे ट्रांसफर एक्सपेंस, तो क्या बच रहा था, नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन में से लेस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, की कितने में खरीदा था एसेट को, और लास्ट में लेस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर जो बच रहा था उसको हम बोलते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे था, तो पहले था फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो क्या बच रहा था, नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन में से लेस कर रहे थे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसमें से लेस कर रहे थे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर हमने फॉर्मूलाज देखा था नीचे नोट कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कि जिस ईयर में ट्रांसफर किया वो ईयर का इंडेक्स लो, डिवाइड बाय इंडेक्स ईयर ऑफ परचेस। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी यही था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कि जिस ईयर में ट्रांसफर किया मतलब बेचा प्रॉपर्टी को उस ईयर का इंडेक्स लो, डिवाइड बाय इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया उस ईयर का इंडेक्स लो। नोट नंबर 3 आपको बताया था कि अगर किसी ने एसेट को एक्वायर किया है, खरीदा है,
बिफोर 1/4/2001। तो 1/4/2001 के पहले अगर एसेट को खरीदा है तो वो टाइम पे इंडेक्स तो था नहीं, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हाई, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर के साथ और डिवाइड करेंगे इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है, उसके बाद था हमारा कि अगर किसी ने इंप्रूवमेंट किया था 1/4/2001 के पहले तो उसको हम क्या करेंगे, तो इग्नोर करेंगे। उसके बाद था एक्सपेंसेस के लिए, नोट नंबर 5 आपको करवाया था एक्सपेंसेस के लिए कि किसी ने भी अगर कोई भी एक्सपेंसेस एसेट को खरीदने के टाइम पे किया है तो उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, और अगर किसी ने भी कोई भी एक्सपेंसेस एसेट को बेचने के टाइम पे किया है तो उसको क्या करेंगे, जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा उसमें से उसको क्या कर देंगे, तो लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब हम उसके आगे देखते हैं, लेक्चर नंबर 3 है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। तो इसमें आज हम देखने जा रहे हैं कि सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 ये बोलता क्या है, तो पहले इसका हेडिंग देखो कि एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एग्जेम्पशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जिन चीजों के ऊपर टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है, गवर्नमेंट छूट देता है, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन। और यहां पे बोला है कि एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मान लो कि किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि घर था किसी के पास, और अगर वो घर रेसिडेंशियल था, कि मतलब अगर किसी के पास घर है और अगर वो घर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब कि उस घर में वो खुद रहता है। तो मान लो किसी के पास घर है और अगर वो घर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब कि उस घर में वो खुद रहता है, मतलब जिसका घर है वो खुद ही रहता है उस घर के अंदर। तो अगर मान लो किसी के पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसने अगर अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर का मतलब हम यहाँ पे लेते हैं कि सेल, कि मान लो किसी के पास अपना घर था और किसी ने मान लो कि अपना घर बेच दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, किसी के पास अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, खुद का घर है, और अगर वो अपने खुद के घर को ट्रांसफर करता है, सेल करता है, तो सेल करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा आएगा। अरे मान लो ये जो घर था, ये घर था मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स के पास अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था, मिस्टर एक्स ने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लिया, सेल कर दिया, तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स के पास कुछ ना कुछ पैसा आया होगा। अरे मिस्टर एक्स अपना घर बेचेगा तो पैसा आएगा कि नहीं, तो मान लो मिस्टर एक्स ने जब अपना घर बेचा तो घर बेच के मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपया आया। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपया क्या हो गया, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैसे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में दो ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहला कि कैपिटल एसेट होना चाहिए, तो घर है तो घर को हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। मैंने बहुत बार पहले भी आपको बताया है कि जो घर होता है घर को हम कैपिटल एसेट बोल सकते हैं। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया कि यहाँ पे कैपिटल एसेट है, और दूसरा बोलता है कि कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। तो जैसे मिस्टर एक्स ने अपने घर को बेचा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट एंड देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, तो ऑटोमेटिकली ये जो 10 लाख रुपया मिस्टर एक्स के पास है इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो यहाँ पे मान लो कि मिस्टर एक्स ने अपना घर बेचा और घर बेच के मिस्टर एक्स के पास 10 लाख रुपया आया, मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि एक तो इसके पास कैपिटल एसेट था, दूसरा इसने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर लिया। और 10 लाख रुपया मिस्टर एक्स के पास आया तो मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट बोलेगा लाओ टैक्स भरो, कि तुमने तुम्हारा घर बेचा, तुमको इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लाओ टैक्स का पेमेंट करो। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल लो, अगर 3 साल के अंदर घर को बेचा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद बेचा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट इसको क्या बोलता है, मिस्टर एक्स को कि लाओ जो भी तुमको 10 लाख का इनकम हुआ है उस पे लाओ हमको टैक्स का पेमेंट करो। बट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाया है कि अगर कोई इंसान है, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने अगर अपना घर बेचा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो इस पे इसको जो भी इनकम होगा गवर्नमेंट बोलता है हम इस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, एग्जेंट कर देंगे, माफ कर देंगे। खाली कंडीशन क्या होना चाहिए कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाँ अगर ये घर है और ये घर को बिजनेस के लिए दिया है या घर के अंदर बिजनेस कर रहा है तो बेचेगा तो टैक्स लगेगा, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये घर है और ये घर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मिस्टर एक्स इस घर के अंदर अपने फैमिली के साथ रहता था, और ऐसे केस में अगर मिस्टर एक्स अपने घर को बेचता है, ट्रांसफर करता है, और मान लो कि मिस्टर एक्स को घर को ट्रांसफर करके 10 लाख रुपया आया, तो ये 10 लाख रुपए पे मिस्टर एक्स को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तुमने अपना घर बेचा टैक्स नहीं देना है, तो नहीं,
गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बोला है करने के लिए, अगर वो सब चीज मिस्टर एक्स करेगा या कोई भी एसएससी करेगा, मान लो तुम्हारे पास ही खुद का घर है, जिस घर में तुम रहते हो तुम्हारे नाम पे है, और तुम कल जाके अपना घर बेचोगे, तो घर बेचोगे तो इनकम तो आएगा, जिसको बेचोगे तुमको पैसा तो देगा ही। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि तुम्हारे पास घर था तो कैपिटल एसेट था, और तुमने घर को बेचा तो तुमने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर भी किया। अब मान लो तुमने तुम्हारा घर बेचा और तुमको जो भी पैसा मिला उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन वो जो तुमको इनकम हुआ वो कैसे हुआ? तो बाय ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, किसी के पास भी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और अगर वो अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, बेचता है, और बेच के जो भी पैसा आएगा हम उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, खाली कुछ कंडीशन है। वो कंडीशंस क्या है तो हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 54 में। तो नंबर 1 देखो क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बोलता है कि मान लो मिस्टर एक्स के पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था और मान लो मिस्टर एक्स ने अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, सेल किया, ठीक है, और सेल किया तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया या तो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आएगा? मान लो कि मिस्टर एक्स ने एसेट जब भी खरीदा था, घर जब भी खरीदा था, 3 साल के अंदर बेच दिया। तो घर को अगर 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और घर को अगर 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर मिस्टर एक्स ने अपने घर को 3 साल के अंदर बेच दिया है तो वो क्या कंप्यूट करेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में सेक्शन 54 अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 54 अप्लाई कब होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। तो मान लो कि मिस्टर एक्स के पास घर था और जब भी उसने खरीदा उसके 3 साल के बाद बेचा, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो पहला लाइन यही बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस। मैंने पहले ही बताया कि जो घर होगा वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसमें बिजनेस नहीं चलना चाहिए। अगर ये घर के अंदर बिजनेस करता था मिस्टर एक्स और फिर अगर मिस्टर एक्स ये घर को बेचेगा तो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सेक्शन 54 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 54 एप्लीकेबल कब होगा? कि जो घर है वो घर क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स का जो घर था वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था, मिस्टर एक्स अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहता था और मिस्टर एक्स ने अपने घर को बेचा। कब बेचा? मान लेते हैं 5 साल के बाद, मतलब जब भी खरीदा था 5 साल के बाद बेचा। 5 साल के बाद बेचा तो कौन सा गेन आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो यही बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसओपीबी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और ये बी का मतलब कि बिजनेस पर्पस शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो बोलता है किसी के पास भी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो खुद रहता है, मतलब जैसे मिस्टर एक्स के पास अगर कोई घर था और अपने फैमिली के साथ उस घर में रहता था, अब अगर मिस्टर एक्स उस घर को ट्रांसफर करेगा, सेल करेगा, खाली कंडीशन ये है कि 3 साल के बाद सेल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो भी पैसा मिस्टर एक्स को आएगा, मान लो मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपया आया तो ये 10 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट कैसे होगा? तो आगे बोला है इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन होगा, मान लो कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन था 10 लाख, ठीक है, मान के चलते कि 10 लाख रुपया था अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो बोलता है इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज यूटिलाइज्ड फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बोलता है जो भी कैपिटल गेन का पैसा होगा, जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स ने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा और मान लो कि उसको 10 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हुआ। अगर ये 10 लाख रुपए से वो कोई नया घर खरीदता है या कोई नया घर बनाता है तो ये 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यही बोला है इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज यूटिलाइज्ड, मतलब जो भी कैपिटल गेन का पैसा होगा अगर मिस्टर एक्स उसको यूटिलाइज करता है फॉर परचेज, मतलब कोई नया घर खरीदने के लिए, और कंस्ट्रक्शन या कोई नया घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑफ अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एसओपीवी, मतलब वो जो नया घर खरीदेगा वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब उस घर में बिजनेस नहीं करना है। अगर बिजनेस करने के लिए नया घर लेगा तो फिर ये जो कैपिटल गेन का पैसा होगा इस पे टैक्स का पेमेंट करना होगा, ठीक है।
विद इन फॉलोइंग टाइम लिमिट। अब फॉलोइंग टाइम लिमिट का मतलब गवर्नमेंट ने एक टाइम का लिमिट रखा है कि पुराने घर को बेचो और नया घर उतने ही टाइम में खरीदो। ये नहीं कि पुराना घर आज बेचा और 10 साल के बाद नया घर लोगे, तो ऐसा नहीं चलता है। गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट दिया है, अगर उतने ही टाइम में, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने अपना पुराना घर बेचा और नया घर अगर वो खरीदता है तो एक टाइम लिमिट है नया घर को खरीदने का भी और नया घर को बनाने का भी। अगर उतने टाइम लिमिट में नया घर खरीद लेता है या नया घर बना लेता है तो उसको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो होप्सो कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आ गया। तो फिर से एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कंक्लूजरी में कि क्या है सेक्शन 54 में। तो सेक्शन 54 क्या बोलता है कि एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो मान लो किसी के पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हमने क्या माना, मिस्टर एक्स के पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब जिस घर में असेसी खुद रहता है अपने फैमिली के साथ। अब बोलता है कि अगर किसी के पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और अगर वो अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, सेल करता है, और सेल करके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आएगा? अगर प्रॉपर्टी को 3 साल के बाद बेचेगा तो। अगर 3 साल के अंदर बेचेगा तो क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहां पे एप्लीकेबल है? ओनली इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मान लो मिस्टर एक्स के पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था, उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला तो उसका कैपिटल गेन का अमाउंट आया 10 लाख। अब अगर मिस्टर एक्स को ये 10 लाख रुपया एग्जेम्प्ट करवाना है, मतलब ये 10 लाख पे अगर कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो कंडीशन क्या है कि मिस्टर एक्स को या तो नया घर लेना होगा या तो नया घर बनाना होगा विद इन द टाइम लिमिट। अब ये टाइम लिमिट क्या है तो हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। लेकिन अब तक ये बोला कि अगर मिस्टर एक्स को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा एग्जेम्प्ट करवाना है तो उस केस में उसको नया घर कंस्ट्रक्ट करना होगा या तो नया घर परचेज करना होगा विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। ठीक है, तो ये था कि एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर कट एसेट का नाम भी लिखा हाउस प्रॉपर्टी। अरे कोई अगर अदर एसेट होगा, मान लो किसी के पास कोई अदर कैपिटल एसेट है और वो अगर अदर कैपिटल एसेट को बेचता है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट है, तो कोई अगर अपने ज्वेलरी को ट्रांसफर करेगा तो क्या उस केस में एप्लीकेबल होगा सेक्शन 54? नहीं, सेक्शन 54 खाली घर के केस में एप्लीकेबल है कि पुराना घर बेचो और नया घर खरीदो, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। अगर पुराना घर बेचा और नया घर टाइम लिमिट के बाद खरीदा या टाइम लिमिट के बाद बनाया तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा कि सेक्शन 54 है क्या। चलो इतना कॉपी करो, फिर हम देखते हैं कि इसका टाइम लिमिट क्या है, कि नया घर खरीदना या नया घर को कंस्ट्रक्ट करने का टाइम क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिजनेस वाला प्रॉपर्टी नहीं। अगर बिजनेस वाला प्रॉपर्टी होगा तो भले तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो फिर भी तुम्हारा सेक्शन 54 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 54 एप्लीकेबल कराने का क्लियर कट बोला है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो कैपिटल गेन का पैसा होगा एग्जेम्प्ट होगा। कब होगा? अगर वो कैपिटल गेन के पैसे से कोई नया घर खरीदा या कोई नया घर बनाया टाइम लिमिट के अंदर। टाइम लिमिट क्या है हम देखते हैं इसके बाद। चलो इतना इसको कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसके बाद टाइम लिमिट। कॉपी करो इसको। चलो तो ऑल्सो कि यह आपको समझ में आ गया कि सेक्शन 54 अप्लाई कब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टाइम लिमिट। मैंने आपको बताया था कि पुराना घर बेच के जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कब होगा? अगर वो कैपिटल गेन के पैसे से नया घर खरीदेंगे या नया घर बनाएंगे तो, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। अब टाइम लिमिट क्या है? The new house property should be purchased within 1 year before the transfer date or within 2 years after transfer date। अब नया घर खरीदने का गवर्नमेंट ने टाइम कितना दिया है? गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर मान लो कि तुम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो 1 जनवरी 2020 को, तो या तो इसके 1 साल पहले तक तुम नया घर खरीद लो, या तो अगर तुम 1 जनवरी 2020 को अपना घर सेल कर रहे हो, अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो सेल करने के बाद गवर्नमेंट 2 साल का टाइम देता है। अब बोलोगे सर पहले से क्यों खरीद के रख ले? अरे बहुत लोग को पता होता है कि हम नया घर खरीद लेंगे और पुराना घर जितना जल्दी हो सके बेच देंगे। तो गवर्नमेंट यही बोलता है कि जो भी डेट पे तुमने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया होगा तो या तो नया घर उसके 1 साल पहले ही खरीद लो विद इन द 1 ईयर। अगर 3 साल पहले खरीदा है तब तुमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन लेना है तो जिस डेट पे भी तुमने घर को बेचा है, तो मान लो 1 जनवरी 2020 को बेचा,
तो इसके पहले 12 महीने में अगर तुमने कोई नया घर लिया है तो तुम सेक्शन 54 में बोल सकते हो गवर्नमेंट को कि ये देखो भाई, जो हमारा कैपिटल गेन का पैसा था उससे हमने पहले ये घर खरीद लिया विद इन द 1 ईयर। या गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, जिस डेट पे तुमने घर को बेचा, तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने घर को बेचा था 1 जनवरी 2020 को, और 1 जनवरी 2020 को उसको 10 लाख का आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये जो पैसा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, अब तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है नया घर खरीदने का। तो अगर घर खरीदना है तो जिस डेट पे बेचेंगे उसके पहले 1 साल में नया घर खरीद लो, या तो जिस डेट पे बेचा वहां से गवर्नमेंट 2 साल का टाइम देता है, उतने टाइम में नया घर खरीद लो, ठीक है। और अगर घर को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोला है, और इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर डेट। और या अगर घर को बनाना है तो जिस डेट पे भी सेल हुआ है वहां से गवर्नमेंट 3 साल का टाइम देता है आफ्टर। देखो यहाँ पे बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत है, तो क्या बोला है, देखो द न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज, कि जो नया घर परचेज करना है विद इन 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफर डेट, कि जिस जो भी तुम्हारा ट्रांसफर डेट होगा, तो मान लो 1 जनवरी 2020 ट्रांसफर डेट है, तो उसके 1 साल पहले तक तुम नया घर खरीद लो। और अगर 1 साल पहले तक तुमने नया घर नहीं खरीदा है और विद इन 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर डेट, तो जो भी तुम्हारा ट्रांसफर डेट होगा उसके बाद गवर्नमेंट 2 साल का टाइम देता है नया घर खरीदने का। या फिर अगर घर को कंस्ट्रक्ट करना है तो बोला है और इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर डेट, कि जो भी ट्रांसफर डेट होगा वहां से गवर्नमेंट कितने साल का टाइम देता है, 3 साल का, ठीक है, कि नया घर कंस्ट्रक्ट करने का। तो अगर किसी को भी अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर उसको एग्जेम्प्ट करवाना है, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकला, 10 लाख। तो अगर मिस्टर एक्स को ये 10 लाख रुपया एग्जेम्प्ट करवाना है तो कैसे एग्जेम्प्ट होगा, मिस्टर एक्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो घर को खरीद ले, घर को खरीदने का कितना टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बोलता है जो भी तुम्हारा ट्रांसफर डेट होगा या तो उसके 1 साल पहले तक कोई घर खरीदो या तो उसके 2 साल बाद तक कोई भी घर खरीदो। 2 साल के बाद खरीदोगे तो नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन, या फिर 1 साल पहले खरीदोगे तो नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। खाली 1 ही साल का टाइम दिया है बिफोर, और आफ्टर में कितने साल का टाइम दिया है, 2 साल का। और या तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम तुमको 3 साल का टाइम देते हैं घर को कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टाइम लिमिट्स, कि अगर मिस्टर एक्स को अपना ये 10 लाख रुपया, जस्ट एग्जांपल लिया है, मिस्टर एक्स, कुछ भी नाम ले सकते हो तुम, कि अगर मिस्टर एक्स को अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 10 लाख एग्जेम्प्ट करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको 10 लाख रुपए से क्या करना होगा, या तो नया घर खरीदना होगा। कब खरीदना होगा, जिस डेट पे घर को सेल किया ये प्रॉपर्टी को, वहां से 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद खरीदेगा तो नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। या तो जिस डेट पे प्रॉपर्टी को सेल किया था उसके पहले 1 साल का टाइम था, ठीक है। और अगर मिस्टर एक्स को नया घर कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने साल का टाइम दिया है, 3 साल का, कि 3 साल का टाइम है कि भाई उतने टाइम में तुम घर को कंस्ट्रक्ट कर लो और सेक्शन 54 में तुम हमसे क्या ले लो, एग्जेम्पशन ले लो, ठीक है। तो ये था कि सेक्शन 54 है क्या। फिर हमने देखा कि टाइम लिमिट। अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ डिपॉजिट। अब स्कीम ऑफ डिपॉजिट क्या है, तो चलो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्कीम ऑफ डिपॉजिट, स्कीम ऑफ डिपॉजिट अब है क्या, तो ये थर्ड पैराग्राफ है हमारा सेक्शन 54 में कि व्हाट इज स्कीम ऑफ डिपॉजिट। अब यहां तक जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे वही हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले मैं अपना एक ईयर ले लेता हूं। ईयर हम ले लेते हैं 19 और 20। तो 1920 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ होगा, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को, 1920 है। और मान लेते हैं कि जो मिस्टर एक्स था इसने अपना प्रॉपर्टी सेल किया, इसने अपना प्रॉपर्टी सेल किया, सेल कब किया, 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को सेल किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकला इसका, 10 लाख। जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी 2020 को अपना प्रॉपर्टी सेल किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकला, तो 10 लाख रुपीस। अब अगर मिस्टर एक्स को ये 10 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन चाहिए था तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मिस्टर एक्स को ये 10 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 54। खाली कंडीशन क्या है कि ये 10 लाख रुपए से या तो नया घर परचेज करना पड़ेगा, या तो नया घर परचेज करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम कितना है, तो या तो बिफोर 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 ईयर।
मतलब अगर जिस डेट पे ट्रांसफर किया है, कौन से डेट पे किया है, 1 जनवरी 2020 को, तो इसके 1 साल पहले तक अगर कोई घर लिया है तो भी चलेगा, या जिस डेट पे ट्रांसफर किया यहां से गवर्नमेंट 2 साल का टाइम देता है। यहां से 2 साल का टाइम कब तक होगा, अरे 1 जनवरी 2020 से 1 साल कब खत्म होगा, 1 जनवरी 2021 को, 2 साल खत्म होगा 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। और अगर मिस्टर एक्स चाहता है कि घर खरीदूंगा नहीं घर बनाऊंगा, तो गवर्नमेंट उसको कितने साल का टाइम देता है, 3 साल का। अब यहां से 3 साल निकालेंगे तो कब, 1 साल आएगा 1 जनवरी 2021, 2 साल आएगा 1 जनवरी 2022 और तीसरा साल आएगा 1 जनवरी 2023, कि यहां तक वो अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सकता है और सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन ले सकता है। पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमको असेसी पे भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है मिस्टर एक्स को कि भाई हमको तेरे पे भरोसा नहीं है कि तूने घर बेचा, 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और तू हमको बोलता है कि अरे मैं 10 लाख से नया घर लूंगा या नया घर बनाऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 2 साल का टाइम दिया ही है कि जिस दिन बेचोगे वहां से 2 साल का टाइम है नया घर लेने का और 3 साल का टाइम है नया घर बनाने का। तो मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को बोला कि मैं 2 साल के अंदर नया घर ले लूंगा या 3 साल में नया घर बना लूंगा, तुम मेरे को एग्जेम्पशन दे दो। गवर्नमेंट बोलता है क्या भरोसा, तू लेगा नया घर कि नहीं लेगा, तू नया घर कंस्ट्रक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मिस्टर एक्स पूछा गवर्नमेंट को तो मैं करूं क्या, तुमने तो टाइम दिया है कि विद इन द 2 ईयर नया घर खरीद सकते हो, 3 साल में नया घर बना सकते हो, तुम ही बोलते हो कि हमको भरोसा नहीं है तो हम करें क्या। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कीम ऑफ डिपॉजिट। स्कीम ऑफ डिपॉजिट में क्या बोलता है गवर्नमेंट, द न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज or constructed up to the due date of filing return 31st March 2020। गवर्नमेंट क्या बोलता है मिस्टर एक्स को कि भाई अगर तेरे को नया घर लेना ही है या नया घर बनाना ही है तो इतना वेट क्यों कर रहा है। हमने 2 साल का टाइम दिया, मतलब गवर्नमेंट बोलता है मिस्टर एक्स को हमने 2 साल का टाइम दिया नया घर खरीदने का और 3 साल का टाइम दिया नया घर बनाने का, लेकिन तू इतना टाइम पास क्यों कर रहा है, तू अभी ले ले। अभी ले ले मतलब ये नहीं कि 1 जनवरी को बेचा तो 1 जनवरी को ही ले ले। गवर्नमेंट बोलता है कि हम तुमको टाइम देते हैं 31 जुलाई 2020 तक। 31 मार्च को ईयर कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट बोलता है कि हम तुमको टाइम देते हैं 31 जुलाई 2020 तक। कितना दिन एक्स्ट्रा दे दिया, ईयर कंप्लीट होने के बाद अप्रैल का महीना दे दिया, मई का महीना दिया, जून का महीना दिया, जुलाई का महीना दिया। क्यों यही डेट दिया बोलोगे सर, अगस्त का क्यों नहीं डेट दिया, सितंबर का क्यों नहीं डेट दिया, बिकॉज ये डेट को बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मतलब ये डेट तक असेसी को अपना रिटर्न फाइल करना होता है, इनकम टैक्स का फाइलिंग करना होता है। हाँ, एक तो डेट है ये चेंज भी होते रहता है, ठीक है, कभी 31 अगस्त भी हो जाता है, कभी तो 31 सितंबर भी हो जाएगा, सॉरी 30 सितंबर भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ये डेट्स को आगे पीछे करते रहता है, पीछे तो नहीं लगभग आगे ही करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला मिस्टर एक्स को कि भाई तेरे को नया घर जब खरीदना ही है या नया घर जब कंस्ट्रक्ट करना ही है तो क्यों हमारे टाइम का वेट कर रहा है कि हमने 2 साल का टाइम दिया नया घर परचेज करने का या 3 साल का टाइम दिया नया घर कंस्ट्रक्ट करने का, तू खरीद ले। हम तेरे को जुलाई तक का टाइम देते हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तब का जिस डेट पे तू फाइलिंग रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी डेट पे जो मिस्टर एक्स अपना फाइलिंग रिटर्न करेगा और उसमें वो सब कुछ दिखाएगा। क्या सब कुछ दिखाएगा कि भाई मैंने घर बेचा, मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, मैं सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन ले रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोलता है मिस्टर एक्स को कि जब तुम 31 जुलाई को इतना काम करोगे कि तुम तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालोगे, फिर एग्जेम्पशन निकालोगे उसमें से, तो एक काम करो इसी डेट तक तुम नया घर परचेज कर लो या नया घर को कंस्ट्रक्ट कर लो। तो यही बोला है, द न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज और कंस्ट्रक्टेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 मार्च 2020। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर नया घर लेना है या नया घर कंस्ट्रक्ट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक कर दो। हर साल 31 जुलाई को ड्यू डेट होगा, 1920 का था, अरे अगर ईयर होता 18 और 19 तो 18 और 19 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होगा, 31 जुलाई 2019, ठीक है। ये ईयर 1920 था तो इसके लिए इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 जुलाई 2020। अब इफ द न्यू प्रॉपर्टी इज नॉट परचेज और कंस्ट्रक्टेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अब मान लो कि असेसी ने मतलब मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को क्या बोला कि नहीं भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 31 जुलाई तक नया घर खरीद लें या हम नया घर को कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने तो बोला खाली कि यहां तक तुम परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है इस डेट तक घर को परचेज करने में या घर को कंस्ट्रक्ट करने में तो बोला है इफ
द न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट परचेज और कंस्ट्रक्टेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, कि जो नया घर है अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक परचेज नहीं किया, कंस्ट्रक्ट नहीं किया, then desired amount should be deposited under capital gain account scheme up to the due date of filing return। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मिस्टर एक्स को कि अगर तुम ये डेट पे नया घर नहीं खरीदते हो, ये डेट तक या नया घर नहीं बनाते हो, तो जितना भी तुम्हारा मन में इच्छा है उतना पैसा एक अकाउंट में डाल दो। वो अकाउंट का नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम 31 जुलाई 2020 तक, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक, अगर नया घर नहीं परचेज करते हो या नया घर नहीं कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन का पैसा है वो तुम कहां पे डाल दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ताकि हमको ये रहेगा कि हाँ तुमने अभी नहीं खरीदा तो अगस्त में खरीदोगे, सितंबर में खरीदोगे, या जो हमने टाइम दिया था 2 साल का खरीदने के लिए और 3 साल का कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वहां तक तुम खरीद या कंस्ट्रक्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो ये है स्कीम ऑफ डिपॉजिट। अब जो पैसा अकाउंट में डिपॉजिट किया, बहुत से एसएससी पहले दिमाग लगाते थे कि ये डेट तक डिपॉजिट कर देते थे पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, फिर एग्जेम्पशन भी ले लेते थे सेक्शन 54 में, और बाद में क्या करते थे वो अकाउंट में से पैसा निकाल के कोई अदर चीज में पैसा यूज करते थे, नया घर ना खरीदते थे ना नया घर बनाते थे। तो गवर्नमेंट ने आगे बोला है द डिपॉजिटेड अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट को डिपॉजिट किया जाएगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, बोला है द डिपॉजिटेड अमाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी within prescribed time limit of 2 year after और 3 year after। गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालोगे उस पैसे से या तो नया घर खरीदना है विद इन द 2 ईयर, या तो नया घर कंस्ट्रक्ट करना है विद इन द 3 ईयर। वही काम करना है, ये नहीं कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला, एग्जेम्पशन ले लिया और फिर बाद में पैसा निकाल के क्या किया तो उड़ा दिया दूसरे चीजों में, तो ये नहीं करना है। आगे बोला है इफ द डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज्ड और मिसयूटिलाइज्ड देन एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर शैल बी विथड्रॉन। अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर बोल दिया कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो भी पैसा डाला है अगर उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, मान लो कि मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए डाला था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में और मिस्टर एक्स ने 10 लाख को यूज ही नहीं किया, तो अगर वो 10 लाख को यूज नहीं किया या मान लो मिसयूज कर दिया कि मतलब नया घर खरीदने के जगह पे वो 10 लाख से कुछ और ही काम कर लिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है इफ द डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज्ड, कि जो भी पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला था अगर उसको यूज नहीं किया या फिर मिसयूज कर दिया, मिसयूटिलाइज्ड, देन एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर शैल बी विथड्रॉन। फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो भी हमने तुमको एग्जेम्पशन दिया था सेक्शन 54 में वो हम तुमसे वापस ले लेंगे। मान लो मिस्टर एक्स ने 31 जुलाई 2020 तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया था और उसने ये 10 लाख का एग्जेम्पशन भी ले लिया। अब जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला था उस पैसे से मिस्टर एक्स को क्या करना था, या तो नया घर खरीदना था या तो नया घर बनाना था। टाइम लिमिट कितना था, 2 साल था खरीदने के लिए, 3 साल था बनाने के लिए। लेकिन मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो पैसा निकाल के कहीं और ही यूज कर लिया। तो मिस्टर एक्स को जो 10 लाख का एग्जेम्पशन मिला था गवर्नमेंट वापस दे देगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, लाओ अब ये 10 लाख का हमको टैक्स का पेमेंट करो, क्योंकि तुमने जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला था वो तुमने कहीं और ही यूज कर लिया या तुमने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है आपका कि स्कीम ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद है अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54 में। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कि कितना कैपिटल गेन हुआ, कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं हमने ऑलरेडी देख लिया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है। तो मान लो कि मिस्टर एक्स का कैपिटल गेन का अमाउंट है 10 लाख, तो लेने का अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, तो मान लो 10 लाख रुपए अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, उसको किसके साथ कंपेयर करने का, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी कि नया घर कितने का है। तो मान लो मिस्टर एक्स ने जो नया घर खरीदा वो 8 लाख का है, तो 10 लाख और 8 लाख में से व्हिच एवर इज लेस, तो 10 लाख और 8 लाख में से कम क्या है, 8 लाख, तो 8 लाख रुपए एग्जेम्पशन मिलेगा। अरे मान लो कि नया घर 12 लाख का है, नया घर कितने का है, 12 लाख का, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी है 12 लाख, दोनों में से कम क्या है, 10 लाख, तो उस केस में 10 लाख रुपए एग्जेम्पशन मिलेगा। या तो अमाउंट डिपॉजिटेड कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना पैसा डिपॉजिट किया, तो मान लो कि 10 लाख रुपए कैपिटल गेन हुआ था, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, दोनों में से कम क्या है 5 लाख, तो 5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ये है कि सेक्शन 54
एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या बताया कि किसी के पास अगर हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस वाला नहीं जिसमें वो खुद रहता है, और अगर वो अपने घर को बेचता है, जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स के पास अपना खुद का घर था और अगर वो अपने घर को बेचता है जिस घर में अपने फैमिली के साथ वो रहता था, मान लो कि घर बेच के मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए का हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में सेक्शन 54 अप्लाई नहीं होगा। तो मान लो मिस्टर एक्स ने अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, उसको 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, अब इसका ये 10 लाख जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कब होगा? रूल है कि ये 10 लाख से जो कैपिटल गेन का पैसा है इससे या तो उसको कोई नया घर खरीदना होगा या तो नया घर कंस्ट्रक्ट करना होगा टाइम लिमिट के अंदर। अब टाइम लिमिट क्या है? अगर नया घर खरीदना है तो जब भी अपने घर को सेल किया या तो उसके 1 साल पहले खरीदे नया घर, या तो जिस दिन पे बेचा वहां से 2 साल का टाइम है, या तो विद इन द 1 ईयर बिफोर या तो आफ्टर 2 ईयर, मतलब कि जिस दिन भी घर को ट्रांसफर किया वहां से उसके पास 2 ऑप्शन था अगर घर को खरीदने के लिए, या तो विद इन द 1 ईयर खरीद ले, मतलब पहले जिस दिन पे बेचा अगर उसके 1 साल पहले तक अगर नया घर लिया है, या तो जिस दिन पे बेचा वहां से गवर्नमेंट इसको कितने साल का टाइम देता है? 2 साल का। और अगर इसको घर को कंस्ट्रक्ट करना है तो गवर्नमेंट कितने साल का टाइम देता है? 3 साल का। फिर है स्कीम ऑफ डिपॉजिट। स्कीम ऑफ डिपॉजिट में गवर्नमेंट क्या बोलता है कि नया प्रॉपर्टी अगर खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक कर दो, जो कि ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई 2020। अगर इस डेट तक नया घर नहीं खरीदा या नहीं कंस्ट्रक्ट किया तो जो भी पैसा है कैपिटल गेन का वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो, ठीक है। फिर जो भी पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला उसको यूटिलाइज ही करना है, चाहे नया घर खरीदने के लिए चाहे नया घर बनाने के लिए। खरीदने के लिए कितना टाइम है? 2 साल। बनाने के लिए कितना टाइम है? 3 साल। अगर असेसी ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला, एग्जेम्पशन ले लिया सेक्शन 54 में, और बाद में पैसा निकाल के कहीं और यूज करता है या मिसयूज करता है, तो उस केस में जो उसको एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा? विड्रॉ। विड्रॉ करने का मतलब गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि ला वो टाइम पे माफ किया था टैक्स, क्योंकि हमको लगा था तुम नया घर खरीदोगे नया घर बनाओगे, जो तुमने किया नहीं, तो लाओ उस पर अभी टैक्स का पेमेंट करो, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना पैसा एग्जेम्प्ट करेगा सेक्शन 54 में, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कितना कैपिटल गेन का अमाउंट है, और उसको कंपेयर करने का कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी के साथ कि जो नया प्रॉपर्टी है उसका कीमत कितना है या कितना पैसा डिपॉजिट किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ठीक है। तो ये था टाइम लिमिट, उसके बाद स्कीम ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद है आपका कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। तो ये कॉपी करो टाइम लिमिट को, स्कीम ऑफ डिपॉजिट को एंड अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन को। इसके आगे भी है, इसमें हम देखते हैं कि और क्या है इसके बाद, ठीक है। इसको कॉपी करो टाइम लिमिट को, स्कीम ऑफ डिपॉजिट को एंड अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन को। ठीक है, तो यहां तक हमने सेक्शन 54 में देखा। तो सेक्शन 54 में था क्या कि एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो एक बार हम फटाफट अभी तक क्या देखा है मैं बता देता हूं, फिर इसके आगे सेक्शन 54 में और भी चीजें हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें असेसी खुद रहता हो। तो हमने असेसी का नाम क्या लिया था? मिस्टर एक्स। फिर इसका क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ट्रांसफर करने के बाद क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर सेक्शन 54 एप्लीकेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? अगर मिस्टर एक्स ने जब भी ये प्रॉपर्टी खरीदा था उसको 3 साल के बाद अगर ट्रांसफर करेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 10 लाख। अब अगर मिस्टर एक्स को ये 10 लाख एग्जेम्प्ट करवाना है तो एग्जेम्प्ट कैसे होगा? मिस्टर एक्स को या तो नया घर खरीदना होगा, न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना होगा, या तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट, ठीक है। या तो नया प्रॉपर्टी परचेज करो या तो नया प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करना होगा, वो भी कब? विद इन द टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या है कि कितने टाइम में खरीद सकते हैं, कितने टाइम में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो खरीदने के लिए टाइम लिमिट है, परचेज करने के लिए बिफोर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर या तो आफ्टर 2 ईयर। मतलब जिस डेट पे भी ट्रांसफर किया उस डेट से 1 साल पहले या 2 साल के बाद तक परचेज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना टाइम दिया है? तो आफ्टर
3 ईयर, मतलब जिस डेट पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था उसके बाद से गवर्नमेंट 3 साल का टाइम देता है नया घर कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। तो अगर मिस्टर एक्स ने अपना घर ट्रांसफर किया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे को एग्जेंट करना है तो एग्जेंट होगा, या तो नया घर परचेस करो या तो नया घर कंस्ट्रक्ट करो। नया घर परचेस करने का गवर्नमेंट ने टाइम कितना दिया है, तो जिस डेट पे भी ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले तक परचेस कर लो, या जिस डेट पे भी ट्रांसफर किया वहां से गवर्नमेंट 2 साल का टाइम देता है, ठीक है। और अगर नया घर कंस्ट्रक्ट करना है तो गवर्नमेंट बोलता है जिस डेट पे भी ट्रांसफर किया है वहां से 3 साल का गवर्नमेंट टाइम देता है कंस्ट्रक्ट करने का। फिर आया कि स्कीम ऑफ डिपॉजिट। स्कीम ऑफ डिपॉजिट में क्या बताया कि गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर नया घर खरीदना ही है या कंस्ट्रक्ट ही करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न तक कर लो, मतलब 31 जुलाई 2020 तक तुम परचेस कर लो नया घर या नया घर को कंस्ट्रक्ट कर लो। और अगर नहीं करते हो तो जो भी कैपिटल गेन का पैसा है उसको डिपॉजिट कर दो। किसमें डिपॉजिट कर दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। लेकिन जो भी पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में असेसी डिपॉजिट करेगा उसको सेक्शन 54 में उतना तो एग्जेम्पशन मिल ही जाएगा, लेकिन उस पैसे को बाद में मिस यूटिलाइज नहीं करना है। मतलब वो जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला है या तो उससे नया घर परचेस करना है या तो नया घर कंस्ट्रक्ट करना है टाइम लिमिट के अंदर। परचेस करने का टाइम है आफ्टर 2 ईयर, कंस्ट्रक्ट करने का टाइम है आफ्टर 3 ईयर। अगर उस पैसे को मिस यूटिलाइज किया या नहीं यूटिलाइज किया, रहने दिया अकाउंट के अंदर ही, तो गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्पशन दिया था सेक्शन 54 में, गवर्नमेंट क्या करेगा, एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लेगा। एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का मतलब जो टैक्स माफ किया था बाद में गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगा कि लाओ आप टैक्स का पेमेंट करो। फिर लास्ट में देखा कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 54 में, तो जो भी अमाउंट होगा कैपिटल गेन का उसको कंपेयर करने का कि नया जो प्रॉपर्टी है उसका कॉस्ट कितना है या तो कितना पैसा डिपॉजिट किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ठीक है। दोनों में से जो लेस होगा उतना अमाउंट अपना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। कुछ लोग का ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन था 10 लाख, नया प्रॉपर्टी का रेट था 5 लाख और उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया 3 लाख, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। नया प्रॉपर्टी का रेट 5 लाख और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 8 लाख। अब ये 10 लाख और 8 लाख को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस, तो 8 लाख कम है तो ये 8 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 54 में, ठीक है। तो यहां तक होप सो आपने कॉपी कर लिया। और भी इसके बाद सेक्शन 54 में है कि कैसे स्टेटमेंट में ये सबको शो करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप लोग ने इतना कॉपी कर लिया, कुछ डाउट होगा तो अपने को पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी अपने को पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो जिसने भी नहीं किया है, बाकी देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 54 का, ठीक है। चलो कॉपी कर दो इसको।